नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ललित कुमार गंगेले अपने इस वीडियो के अंदर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी पिछली लाइव स्ट्रीम के ऊपर ही है, क्योंकि ये दिसंबर का महीना चल रहा है, दिसंबर 2023। मुझे नहीं पता आप लोग कब देखेंगे इस वीडियो को। तो जैसा कि मैंने प्रॉमिस करा था अपने सभी के सभी सब्सक्राइबर और सपोर्टर से कि मैं जनवरी 2024 और फरवरी 2024 इन 2 महीने के अंदर मोर देन 10 में इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो लाऊंगा जो कि आपको एक बहुत ही सफल कार्डियोलॉजिस्ट बना देंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सफल होम्योपैथी कार्डियोलॉजिस्ट। और इन वीडियोस के माध्यम से मैं आप तक पूरी कार्डियोलॉजी को प्रॉपरली समझा दूंगा। पहली चीज कि आप एक्चुअली एक कार्डियक पेशेंट के अंदर चल क्या रहा होता है आप समझ पाएंगे। क्योंकि दिक्कत क्या है कि व्हेनेवर वी हैव एनी कार्डियक पेशेंट, हमको उसका ओर छोड़ नहीं समझ में आता कि भाई क्या है, क्यों हो रहा है, मतलब बहुत सारी बातें रहती हैं। क्योंकि अगर पैथोलॉजी को देखें और पैथोलॉजी अगर सबसे कॉम्प्लिकेटेड अगर कहीं पर है तो वो कार्डियक डिसऑर्डर के अंदर पैथोलॉजी सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको बिल्कुल सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूं। अब कई दिन तक मैं बड़े डिलीमा में था कि मैं इसकी कैसे रूपरेखा तैयार करूं, कि मैं कौन सा वीडियो पहले बनाऊं। क्योंकि देखिए, अगर कार्डियक डिसऑर्डर की बात करें तो हम लोग कई टर्म सुनते हैं। हम कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है ना, सीवीडी सुनते हैं, हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी भी सुनते हैं, हम लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी सुनते हैं, हम राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉपी सुनते हैं, हम एट्रियल फिब्रिलेशन सुनते हैं, हम रूमेटिक हार्ट डिजीज सुनते हैं, हम वॉल्वुलर रिगर्जिटेशन सुनते हैं, हम ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड रिगर्जिटेशन सुनते हैं, ठीक है, हम मायोकार्डियल इन्फाक्शन सुनते हैं, हम एंजाइना पेक्टोरिस सुनते हैं। एंजाइना में भी हम स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना दोनों सुनते हैं। तो एक स्टूडेंट और खासकर एक होम्योपैथिक डॉक्टर के दिलो दिमाग में काफी सारे डिलीमा होता है कि यार इसमें शुरू कहां से करें। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल एक सीरीज से उस टॉपिक को ले रहा हूं। और जो सबसे पहला, एक्चुअली दूसरा वीडियो है, क्योंकि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं, ठीक है। ऊपर मैं कार्ड में लिंक दे दूंगा, यहाँ कहीं पे भी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। पल्मोनरी एम्बोलिज्म एक प्रकार से कार्डियक डिसऑर्डर तो नहीं है, पर उससे संबंधित है, वस्कुलर डिसऑर्डर से संबंधित है, ठीक है ना। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बना चुका हूं, ऊपर कार्ड में लिंक मिल जाएगा, कार्डियक अस्थमा वर्सेस पल्मोनरी अस्थमा, तो आप वो देख सकते हैं। ये उसी श्रृंखला में तीसरा वीडियो है। और ये वीडियो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी या कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो मतलब हार्ट, वस्कुलर मतलब हार्ट की ब्लड वेसल और उसके अंदर होने वाली बीमारियां, ठीक है। तो सबसे पहला कंफ्यूजन दूर कर दूं, सीएडी और सीवीडी सेम चीज है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियो मतलब हार्ट और वस्कुलर मतलब ब्लड वेसल और डिजीज मतलब बीमारी। सेम मतलब होता है सीएडी का, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्योंकि जो कार्डियोवास्कुलर शब्द है, कार्डियक मतलब हार्ट की ब्लड वेसल्स, वो और कुछ नहीं है, वो कोरोनरी आर्टरीज ही होती हैं। और इसके अंदर जब बीमारी हो जाती है, इसके अंदर ब्लॉकेज की बीमारी हो जाती है, तो मोटा मोटा अगर आप समझ ना पाए कि ये चाहे तो एक वीडियो किस बारे में है, तो ये ब्लॉकेज के बारे में है, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेज के बारे में है, जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉज होता है हार्ट अटैक का और एक हार्ट के डिजीज की मौत का सबसे इंपॉर्टेंट कारण होता है कोरोनरी आर्टरीज का ब्लॉक हो जाना, या फिर जिसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज सीएडी, या फिर जिसको बोलते हैं सीवीडी कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ठीक है। ये सब एक है, सेम है। अब हर बार की तरह बड़ा सिंपली रखेंगे इसको और जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करेंगे। अब इस श्रृंखला में मैं 4 चीजें समझाऊंगा आपको। सबसे पहले तो मैं ब्लड वेसल का डिजाइन समझाने वाला हूं कि व्हाट इज द डिजाइन ऑफ ब्लड वेसल। डायग्राम क्या है कि ब्लड वेसल किस तरह की होती है, ब्लड वेसल के अंदर वो कौन से सेल्स होते हैं जो डैमेज होते हैं, जहां पे वसा का डिपोजिशन होता है, जहां पे ब्लॉकेज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे हम ब्लड वेसल क्या होता है, ब्लड वेसल के बारे में समझेंगे। ब्लड वेसल के बारे में समझने के बाद हम समझेंगे कितने प्रकार की कोरोनरी आर्टरी होती है हार्ट में। हार्ट की कोरोनरी आर्टरी का मतलब हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। जैसे कि हार्ट क्या ब्लड की पंपिंग करता है, पूरे बॉडी के अंदर ब्लड को सर्कुलेट कौन करता है, हार्ट करता है। तो अगर आप दिल की परिभाषा पूछो कि हार्ट क्या है, तो हार्ट इज द मॉडिफाइड टाइप ऑफ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स खून की रक्त नलिकाओं का ही एक मॉडिफाइड रूप होता है दिल का। दिल मतलब हार्ट जो है और कुछ नहीं है, ब्लड वेसल्स का एक स्पेशल मॉडिफाइड रूप को हम हार्ट बोलते हैं। तो हार्ट क्या करता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है। तो भाई पर हार्ट की खुद की भी तो ब्लड सप्लाई होगी। जैसा कि हम जानते हैं हमारी सारे टिश्यू, सारे ऊतक, सारे सेल्स बॉडी के, उनको जिंदा रहने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए रहती है, ठीक है ना। उसी तरह से जो हार्ट है वो खुद भी तो एक टिश्यू है, वो खुद भी तो एक ऊतक है, कार्डियक मसल से बनके हार्ट बनता है। तो हार्ट को खुद को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है, क्योंकि हार्ट खुद भी काम कर रहा है और उसको खुद भी ब्लड चाहिए जिंदा रहने के लिए। खुद के
चाहिए जिंदा रहने के लिए, काम करने के लिए। तो इसलिए जो हार्ट का ब्लड सप्लाई होता है, वो सप्लाई जो हार्ट को खुद कार्डियक मसल को सप्लाई देती है, उसको हम कहते हैं, उस आर्टरी के जाल को हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ये 3-4 प्रकार की होती है। तो पहले हम समझेंगे ब्लड वेसल का डिजाइन क्या है। सिंपली है बिल्कुल, एक 10-10 5-5 मिनट में सब निपटा दूंगा। दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कि व्हाट इज द, पहले तो हमने समझा ब्लड वेसल क्या है, दूसरे नंबर पे हम समझेंगे कोरोनरी आर्टरीज का क्या जाल है, कितने प्रकार की होती है। तीसरे नंबर पे हम समझेंगे कि एंडोथीलियल इंजुरी क्या होती है, मतलब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं हार्ट की, इसके अंदर किस तरह से फैट इंजुरी करता है। बोलते हैं ना वसा बढ़ने के ऊपर, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे ही अटैक आता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पे ही एक आदमी को मतलब ब्लॉकेज होता है। तो ये जो ब्लॉकेज की प्रक्रिया है ना, ये बेसिकली और कुछ नहीं, एक इंजुरी की प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो किस तरह से एंडोथीलियल इंजुरी होती है और फिर अल्टीमेटली इसी तरह से। तो उस सब चीजों को समझने के लिए हम 5 मिनट के लिए, 5 या 10 या 15 हो सकता है आधे घंटे के लिए दूसरी स्क्रीन पे चल रहे हैं, और चलिए चलते हैं। ठीक है, अब मैं इस बात की उम्मीद कर रहा हूं आप मुझे भी देख पा रहे हैं, मेरे पीछे इस स्क्रीन को भी देख पा रहे हैं। तो जो सबसे पहला स्लाइड है, ये जो स्लाइड है इसमें मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एंडोथीलियम क्या होती है। एंडोथीलियम मतलब मतलब कोई भी रक्त नली, चाहे वो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी हो या फिर वो कोई भी आर्टरी हो शरीर की, हर शरीर की आर्टरी के अंदर एंडोथीलियम नाम के सेल्स होते हैं जो आर्टरी को आर्टरी के अंदर लाइनिंग बनाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मतलब कहने का मोटा मोटा ऐसा समझ लो आप लोग कि जो सुरंग बनती है, जो सुरंग टनल बनती है, अटल टनल बनी है, तो जब सुरंग को खोदते हैं तो उसके अगल बगल पूरी सुरंग के पेरीफेरी में वो कंक्रीट के ब्लॉक से उसको पूरे ब्लॉक लगाए जाते हैं। तो आप ये मोटा मोटा समझ लो, वो जो ब्लॉक होते हैं ना सुरंग के अंदर, जो ब्लॉक्स बनते हैं, ब्लॉक लगते हैं, वो ब्लॉक जो है वो एक प्रकार के सेल्स होते हैं जिनको एंडोथीलियल सेल्स बोलते हैं। बस इतना समझाना चाहता हूँ स्लाइड में कि अब आप ये देखो, ये आपने देखा, ये एक आर्टरी है, दिख रही है आपको आर्टरी है, ये एक आर्टरी है, ये आर्टरी है, इसके अंदर ये स्मूथ मसल फाइबर है। क्या है? स्मूथ मसल फाइबर। याद रखिएगा, हर आर्टरी जो होती है सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर से ही बनती है। अगर कोई पूछे तुमसे कि यार आर्टरी किस चीज से बनती है, तो आर्टरी मसल्स से बनती है। पर कौन सी मसल्स होती है? सर्कुलर मसल्स होती हैं, वो सर्कुलर मसल फाइबर या सर्कुलर स्मूथ मसल फाइबर से बनती है। अब आप ये अंदर की तरफ सेल देख रहे हो, ये आर्टरी का ल्यूमेन है, ये वो जगह, ये खड्डा देख रहे हो, इस खड्डे से ब्लड बहता है, और इस खड्डे के ऊपर आप ये छोटे छोटे सेल्स देख रहे हो, मेरा कर्सर जहां पे है, ये 1 2 3, और अंदर से इनका डिजाइन ऐसा टाइल्स जैसा, जैसे टाइल्स नहीं होते हैं, टाइल्स लगे रहते हैं ना कमरे के अंदर जमीन पे, उस तरह से ये जो टाइल्स होती हैं, इन्हीं टाइल्स को एंडोथीलियम बोलते हैं। ये एंडोथीलियम सेल्स होती हैं, और ये एंडोथीलियम सेल्स आर्टरी के इंटरनल लाइनिंग पे टाइल्स की तरह इसको कवर करके रखती हैं। बस इतना बताना चाहता हूं, इतना ही मकसद है इस वाली स्लाइड का, है ना। एक और एग्जांपल देखिएगा, ये देखिए, ये दो छोटी छोटी दिख रही है आपको, ये जो दिख रही है, ये छोटी छोटी जो सेल्स हैं, ये एंडोथीलियम सेल्स हैं। छोटी छोटी टाइल्स हैं दिख रही है, ये एंडोथीलियम सेल्स हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी। क्या चीज क्लियर कर दी? कि ये एंडोथीलियम सेल्स है, ये आर्टरी की इंटरनल लाइनिंग्स होती हैं। आप ये समझ लो कि अगर एक छोटा सा गोल मेरे पास पाइप है, उस पाइप के अंदर मैं छोटी छोटी टाइल्सें लगा दूंगा ना, जो बाथरूम की छोटी वाली टाइल्स होती है, उन टाइल्सों से मैंने उस पाइप को अगर पूरा कवर कर दिया, जो सीमेंट का पाइप होता है, तो ये जो टाइल्स है ना, ये जो इंटरनल लाइनिंग है, तो ये जो पाइप है, ये मेरी आर्टरी है, और इसके अंदर छोटे छोटे जो टाइल्स मैंने लगाए हैं, ये एंडोथीलियल सेल्स है। बस बात खत्म, इतना ही है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं दूसरी स्लाइड पे। अब कोरोनरी आर्टरी, जो कि मैंने आपको बताया कि कोरोनरी आर्टरी जो होती है उसका पूरा जाल होता है। कोरोनरी आर्टरी क्या होती है? हार्ट की खुद की ब्लड सप्लाई, क्योंकि हार्ट एक मसल्स से बना है, जिस मसल्स का नाम है कार्डियक सेल्स, है ना। कार्डियक मसल्स से पूरा हार्ट उससे मिलके बना है, और कार्डियक मसल्स को बहुत मेहनत करनी पड़ती है कि आपके जन्म से लेके, मतलब आपके लिए काय को बोलूं, है ना, मरे आपके दुश्मन, कोई भी एक मनुष्य के जन्म से लेके उसके मृत्यु तक हार्ट को निरंतर 80 साल तक धड़कना रहता है। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, रिलैक्स होगा। ठीक है, तो ये क्यों होता है? मसल से, क्योंकि कौन सी मसल से बना है? कार्डियक मसल से बना है, और इसकी खुद की ब्लड सप्लाई है, और इसकी खुद की जो ब्लड सप्लाई है, इसको हम कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। ठीक है, अभी हमारा हार्ट है, देख रहे हो ना, ये पूरा हार्ट है, ये आयोटा है, ये आयोटा है। अब इसके अंदर कितनी होती है? मेन प्रकार से 2 आर्टरी होती है, ये दिख रही है, ये डॉट 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 इसलिए क्योंकि पीछे की तरफ है। ये हार्ट के, ये जो अपन डिजाइन देख रहे हैं, हार्ट का फ्रंट है, इसके बैक साइड में, तो ये होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ये होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, ये होती है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी।
आर्टरी और सरकमफ्लेक्स आर्टरी से नीचे निकलती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो कुल मिला के 3 या 4 प्रकार की आर्टरी होती है, ठीक है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, सरकमफ्लेक्स आर्टरी और एंटीरियर लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये क्या होती है, कोरोनरी आर्टरी का फंडा ऐसा ही रहता है कि कोरोनरी आर्टरी कहीं से ओरिजिनेट होती है, जहां से भी ओरिजिनेट हुई, और आगे जाके इसका पूरा जाल बन जाता है कि एक मेन कोरोनरी, आप अपन सब फर्ज करो राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करते हैं ना, जैसे कि आप ये डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि ये राइट कोरोनरी आर्टरी है ना। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी गई आगे और ये टूटती जाएगी, ये बाइफरकेट होगी, ट्राइफरकेट होगी, टेट्राफरकेट होगी, और इस तरह से ये फैल के टूटती जाती है छोटी छोटी कैपिलरीज में कि अल्टीमेटली पूरे के पूरे हार्ट को ये सप्लाई दे देती है ना। तो ये इतना सिंपल है कि ये कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, ये हार्ट का खुद का ब्लड सप्लाई होता है, ये सिर्फ हार्ट को, हार्ट के मसल्स को प्रॉपरली पंपिंग करने के लिए ब्लड सप्लाई की जरूरत होती है। ये वो कार्यक्रम की बात कर रहा हूं, ठीक है। और ज्यादा बेटर समझने के लिए एक और डायग्राम देखिएगा, नोट फरमाइए। ये राइट कोरोनरी आर्टरी ये दिख रही है, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी दिख रही है, ये आगे से गई है पीछे की तरफ, इस तरह से ब्रांचेस में टूटती जाती है ना। तो ये है राइट कोरोनरी, ये ब्रांच ऑफ द राइट कोरोनरी आर्टरी ये टूट गई है ना, ये यहाँ पे ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। तो ये इस तरह से क्या है, ये ब्रेक डाउन होती जाती हैं, ये टूटती जाती हैं, और अल्टीमेटली क्या है, पूरे हार्ट को, एक एक मसल को, हार्ट की एक एक सिंगल मसल को ये ब्लड सप्लाई कर देती है। खत्म बात। कितना मिनट हुआ, 12 मिनट। जल्दी से जल्दी निपटाना, आज रिकॉर्ड बनाऊंगा, सबसे कठिन टॉपिक सबसे कम समय में। अब आते हैं हम एंडोथेलियल इंजुरी। दोस्तों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे एक जो समझने वाली बात है, मैं थोड़ा सा एक मेन स्क्रीन पे 2 मिनट के लिए आ जाऊं, है ना, ये आ गया मैं रिकॉर्डिंग स्क्रीन पे। अब हमको ये बोलते हैं कि एक आम बोलचाल की भाषा में क्या हो गया भैया, अटैक आ गया। कोई बोलता अटैक आ गया, मर गए। कोई बोलता है ब्लॉकेज हो गया था। क्या हो गया था, अरे वो ब्लॉकेज हो गया था यार, एंड मौके पे पता चला 99% ब्लॉकेज था और अटैक आ गया। अटैक आ गया तो अस्पताल लेके गए, अस्पताल लेके गए तो वहां पे एंजियोग्राफी हुई, एंजियोग्राफी हुई तो पता चला 99% ब्लॉकेज था, पर वो तो टाइम ही नहीं मिला यार। अटैक इतना सीवियर था कि वो तो कोमा टाइप में चले गए, वो वेंटिलेटर पे गए, उसके बाद वर्ती ऊपर निकल लिए। ये सबसे कॉमन सिनेरियो होता है। तो ये ब्लॉकेज की वजह से होता है। किसका ब्लॉकेज, हार्ट अटैक का मतलब समझो कि जब ये कोरोनरी आर्टरीज जो मैंने आपको बताई, इनके अंदर जब ब्लॉकेज आ जाएगा, ब्लॉकेज तो हर किसी को पता है, हर कोई को पता है। क्या हो गया, बोले कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया था, ब्लॉकेज हो गया था। बोले वो एक आर्टरी जो है ना वो 90% ब्लॉक थी और दूसरी जो थी 95% ब्लॉक थी, इसलिए बच नहीं पाए। ये तो आम लोगों की भाषा है। हम डॉक्टर्स की भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं। जो मैंने आपको एंडोथेलियल बताई थी, अभी मैं दूसरी स्क्रीन पे ले जाकर फिर बता दूंगा। अब आपको एक चीज पता है कि ब्लॉकेज हमेशा कोलेस्ट्रॉल से होता है, ये पूरी दुनिया जानती है। ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज जब होगा तो हार्ट अटैक आएगा, बंदा मर सकता है। कहावत है तीसरा अटैक से कोई नहीं बच पाता, ठीक है, वो अलग कहानी है, अपन करेंगे बात उस बारे में। अब ये बेसिक है कार्डियोलॉजी का, ये बेसिक सिद्धांत है, बिल्कुल यहीं से कहानी चालू होती है। मतलब ये जो कार्यक्रम है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर ब्लॉकेज का कार्यक्रम, अगर ये कार्यक्रम शुरू होगा तभी कार्डियोलॉजी की पूरी सीरीज की शुरुआत होगी। मतलब जब तक ये व्यक्ति के अंदर नहीं हुआ है तब तक ही इज नॉट द कार्डियक पेशेंट एट ऑल। और अगर कोई कार्डियक पेशेंट होगा तो बीइंग कार्डियक पेशेंट उसके अंदर पहली चीज यही देखेंगे हम। तो अब सबको पता है कोलेस्ट्रॉल से ही ब्लॉकेज होता है। अब सब लोग ब्लॉकेज करते हैं, तो क्या रियली में ब्लॉकेज होता है? नहीं, है ब्लॉकेज नहीं होता। ये बेसिकली एक मैकेनिज्म होता है और उस मैकेनिज्म के तहत कोलेस्ट्रॉल काम करता है। और वो मैकेनिज्म है कि दोस्तों कोलेस्ट्रॉल जो एंडोथेलियल सेल्स मैंने बताए थे आपको, आर्टरी के अंदर जो टाइल्सें बिछी होती हैं पूरी आर्टरी के अंदर, कि जो आर्टरी है जिसके अंदर खून बह रहा है, उस आर्टरी के अंदर जो इंटरनल उसकी लाइनिंग है जिसको मैंने एंडोथेलियल सेल बताया था दोस्तों, ये एंडोथेलियम इंजुरी कर देता है कोलेस्ट्रॉल, और यहीं से यह कार्यक्रम चालू होता है जो जिसको हम ब्लॉकेज की प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, तो ब्लॉकेज तो खैर आम बोलचाल की भाषा में है, पर मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या हो रहा है, एंडोथेलियल इंजुरी हो रही है। एंडोथेलियम के अंदर कोलेस्ट्रॉल ने इंजुरी कर दी, और अकेला कोलेस्ट्रॉल ही नहीं कर सकता ये इंजुरी। ठीक है, आपको पता है सिगरेट पीने पे लोगों को अटैक आते हैं, रिस्क बढ़ जाती है ना, तो वो स्मोकिंग से भी एंडोथेलियल इंजुरी होती है। मेरी बात समझ रहे हो? आपको पता है डायबिटीज के अंदर कार्डियक रिस्क बढ़ जाती है, हार्ट डिजीज के अंदर। तो दोस्तों डायबिटीज में होने वाला हाइपरग्लाइसीमिया भी एंडोथेलियल इंजुरी कर सकता है। और ये तो पता ही हमको कोलेस्ट्रॉल मतलब डिसलिपिडेमिया, लिपिड का बढ़ना भी इंजुरी पैदा करता है। तो वो तो है ही यहाँ पे कि जो लिपिड बढ़ा हुआ है, हाइपरलिपिडेमिया या डिसलिपिडेमिया, वो भी एंडोथेलियल इंजुरी कर सकता है। और जब एंडोथेलियल इंजुरी होगी तो एक मैकेनिज्म चालू होता है जिसको बोलते हैं हीलिंग का मैकेनिज्म। मैं अभी बता दूंगा अच्छा से, ठीक है।
तो वो जब हीलिंग का मैकेनिज्म चालू होगा तो जिस साइड पे एंडोथीलियम के अंदर चोट लगी है, इंजुरी हो गई है, तो वहां पे माइक्रो रप्चर होता है। माइक्रो मतलब उसके अंदर इंजुरी का साइंस आते हैं। जैसे ही बॉडी को इंजुरी का एहसास होता है कि यार ये मेरी हार्ट की, इसकी आर्टरी के अंदर तो इंजुरी हो गई, तो बॉडी हीलिंग मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है। और आपको पता है कि अगर मेरे शरीर में कहीं पे भी चोट लगेगी तो सबसे पहली चीज क्या होगी, वहां पे प्लेटिलेट्स पहुंचेंगे। क्या पहुंचेंगे? ब्लड प्लेटिलेट्स पहुंचेंगे। प्लेटिलेट्स का काम ही है कहीं पे इंजुरी हो, इंजुरी मतलब फर्ज करिए मेरे को कट गया, मेरे को कटने के बाद ऐसा क्यों है कि 5 मिनट में मेरा ब्लड निकलना बंद हो जाता है? वो इसलिए हो जाता है कि जहां पे मेरे को कटा है वहां से एक सिग्नल बॉडी को जाता है कि यार इंजुरी हैज ऑकर्ड, चोट लग गई है, कुछ करो नहीं तो बह जाएगा पूरा 5 लीटर खून। तो वहां पे क्या होता है? प्लेटिलेट एग्रीगेशन होता है। बॉडी का हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ। हीलिंग मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ तो फर्ज करो जो एंडोथीलियल इंजुरी जहां हुई थी वहां पे प्लेटिलेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, ढेर सारे प्लेटिलेट्स इकट्ठे होते जाएंगे, वो एक थक्का बना लेंगे। और दोस्तों यही जो जहां पे एंडोथीलियम में कोरोनरी आर्टरी के रास्ते में कहीं पे भी जहां पे कोरोनरी आर्टरी है इसके अंदर जब भी इंजुरी होगी, एंडोथीलियल इंजुरी होगी, उसको हील करने के लिए बॉडी के प्लेटिलेट्स वहां जमा होने लगेंगे, जिसको हम प्लेटिलेट एग्रीगेशन बोलते हैं। और वही प्लेटिलेट एग्रीगेशन उसके ऊपर चीजें डिपॉजिट होती जाती हैं। कि फर्ज करिए अगर कोलेस्ट्रॉल था, वहां पे एक छोटा सा प्लेटिलेट एग्रीगेशन का थक्का बना, इसी थक्के के ऊपर और प्लेटिलेट डिपॉजिट होते जाएंगे और इस पे कोलेस्ट्रॉल भी डिपॉजिट होते जाएगा। और अल्टीमेटली जब यही प्रक्रिया कई सालों तक चलेगी और यही कई सालों तक वो एक ही पॉइंट के ऊपर वहां पे चीजें जमा होती जाएंगी, प्लेटिलेट भी जमा होते जा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल भी जमा होता जा रहा है, सेल्यूलर डेड सेल्स भी जमा होते जा रहे हैं, सेल्यूलर डेब्रिस भी जमा होती जा रही है। वो पॉइंट अल्टीमेटली वहां से बड़ा होना चालू होगा और वो बॉडी खुद की हीलिंग करने के चक्कर के अंदर कार्डियक मसल उसको ब्लॉक कर देती है। मेरी बात समझे? यही होता है ब्लॉकेज। अब दूसरी स्क्रीन पे चलते हैं तो फटाक से देखते हैं कि ये कार्यक्रम है क्या, चक्कर है क्या ये। मतलब यहाँ पे हमको ये समझना है कि दल्लागिरी क्या चल रही है बॉडी की। अब ये देखो एंडोथीलियल इंजुरी, ठीक है। अब ये डायग्राम देखिएगा, एंडोथीलियल डिस्फंक्शन, जैसा कि मैंने बताया ये ब्लड वेसल है हमारी, ये हमारी एंडोथीलियम में दिख रही है आपको। अब ये क्या है? एंडोथीलियम के अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इन्फ्लेमेशन होता है। मतलब जिस चीज को मैं इंजुरी बोल रहा हूँ वो बेसिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होती है, ठीक है। अब ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कितने कारण से हो सकती है? यही कहलाती है एंडोथीलियल इंजुरी। अब एंडोथीलियल इंजुरी 4-6 कारण के कारण होती है। स्मोकिंग वालों को भी ब्लॉकेज हो जाता है, क्योंकि जो स्मोकिंग करते हैं तो जो स्मोकिंग के तत्व होते हैं, सिगरेट के जो नशे के मतलब जो धुएं के, वो क्या करते हैं? ये एंडोथीलियल को चोट पहुंचाते हैं, एंडोथीलियम को चोट पहुंचाते हैं। पहला हो गया स्मोकिंग, दूसरा हो गया डिसलिपिडेमिया मतलब कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना जो मैंने बताया, तीसरा हो गया हाइपरग्लाइसीमिया जो डायबिटीज में शुगर बढ़ती है, शुगर भी ये प्रॉब्लम पैदा करेगी, ठीक है। एक हो गया हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन भी एंडोथीलियल इंजुरी करता है, क्योंकि हमारी जो नस होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं, वो काहे के लिए डिजाइंड है? वो डिजाइंड है इतना प्रेशर झेलने को, वो डिजाइंड है भाई साहब 120/80 mmHg का प्रेशर झेलने को। जब किसी का लंबे समय तक 180/110 mmHg का प्रेशर होगा, ब्लड प्रेशर, तो यही हाइपरटेंशन इन एंडोथीलियल को इंजुरी दे देगा। इतनी प्रेशर से ब्लड जाएगा कि 2-3 टाइल्स उखाड़ के ले गया वो अपना, समझ रहे हो? टाइल्स ही तो है एंडोथीलियम, 2-3 टाइल्स उखाड़ के ले गया और यहाँ पे प्लेटिलेट एग्रीगेशन होने गया, टीम टाम चालू हो गया और खत्म काम, ठीक है। तो एक होता है हाइपरटेंशन, एक होता है एजिंग। उम्र के साथ हमेशा एंडोथीलियल कमजोर होगी, क्योंकि उम्र के साथ हमारी आर्टरीज कमजोर होती हैं, आर्टरीज लूज हो जाती हैं, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है, अपने आप एंडोथीलियल इंजुरी होती है। और सबसे लास्ट में मोटापा, मोटे लोगों के अंदर ये चीज बड़ी कॉमनली होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं, इस मैकेनिज्म को कहते हैं एंडोथीलियल इंजुरी। ये देखें शायद इस डायग्राम के अंदर थोड़ा आपको क्लियर होगा, ठीक है। बायोमेट्रिक एंडोथीलियल डिस्फंक्शन है, आप देख रहे हो ना, इस तरह से होता है कि ये चीजें आई और ये क्या इंजुरी कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं थोड़ा सा और अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं। अब ये डायग्राम देखिएगा, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर देखो कि ये इंटेक्ट आर्टरी है, ये बड़ा अच्छे से देख लेना, ठीक है। बिल्कुल इंटेक्ट आर्टरी है, इंटेक्ट आर्टरी है, देखो इसकी एंडोथीलियम है, सब कुछ है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इस जगह पे लीसन हो गया, इस जगह पे कहीं पे एंडोथीलियल इंजुरी हुई और एंडोथीलियल इंजुरी होने के कारण, है ना, एंडोथीलियल इंजुरी होने के कारण अल्टीमेटली क्या, यहाँ पे प्लाक डिपॉजिट होने लग गया और अल्टीमेटली देखो अब ये पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। तो बेसिकली बॉडी जो है खुद अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में कर रही होती है ना, ठीक है। यहाँ पे इंजुरी हुई, इस पार्ट पे इंजुरी हुई और इंजुरी को हील करने के चक्कर के अंदर, इंजुरी को प्रॉपरली हील करने के चक्कर के अंदर ये क्या करती है बॉडी, इस
तरह से यहाँ पे इसको ब्लॉक करती जाती है। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब आप मेरी बात समझे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे भी अपन आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने आपको इतनी चीजें बता दी कि सबसे पहले आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताया एंडोथीलियम क्या होती है, क्योंकि अगर एंडोथीलियम नहीं समझोगे तो आगे का कार्यक्रम खत्म है। छोटा सा वाइंड अप कर देता हूँ। फिर अपन ने समझा कोरोनरी आर्टरीज क्या होती है, जो ब्लड को सप्लाई करती है, ब्लड की खुद की आर्टीरियल सप्लाई, उसको कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। फिर हमने आपको तीसरे नंबर पे बताया एंडोथीलियल इंजुरी क्या होती है, व्हाट इज द एंडोथीलियल इंजुरी। एंडोथीलियम इंजुरी आपने देखा है जो मेरे पीछे स्क्रीन है, ठीक है, कि जब हमारी ब्लड वेसल्स को, हार्ट की कोरोनरी ब्लड वेसल को इंटरनल इंजुरी हो जाएंगी तो उसको हम एंडोथीलियल इंजुरी बोलते हैं। और उस इंजुरी को भरने के लिए बॉडी प्लेटिलेट्स को वहां पे लेकर के आती है, और प्लेटिलेट्स को वहां पे लेकर के आएगी तो वहां पे थ्रोम्बोसिस टाइप का कुछ कचरपट्टी बन जाएगी। अच्छा, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, ब्लड के अंदर बहुत सारी डेड चीजें घूमती हैं, और वो सारी चीजें यहाँ पे उलझती जाएंगी इस पॉइंट पे समय के साथ, धीरे 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 धीरे। ये प्रक्रिया होने में 8 से 10 साल भी लगते हैं, 15 साल भी लग सकते हैं। और अल्टीमेटली ये जो 5-6 फैक्टर हैं कि अगर स्मोक करते हैं तो वो भी एंडोथीलियल इंजुरी पैदा करता है, मतलब ब्लॉकेज पैदा करता है। तो ये कचरा जमा होता जाएगा, अल्टीमेटली 10 से 15 साल में जो आर्टरी है जिसके अंदर ये इंजुरी हुई है ये पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगी। तो स्मोकिंग में भी होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाए मतलब डिसलिपिडेमिया में भी होता है, शुगर के अंदर बहुत लंबी ज्यादा शुगर, लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर के साथ आदमी रहे, हाइपरग्लाइसेमिया के कारण होता है। हाइपरटेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है कि जो हाई ब्लड प्रेशर है ना वो एंडोथीलियम को उखाड़ कर ले जाता है, वहां इंजुरी कर देता है, फिर ब्लॉकेज हो जाता है। और एजिंग, मतलब ये एजिंग के अपने आप होता है, जरूरी नहीं कोई बुजुर्ग वार का कोलेस्ट्रॉल ही बढ़ेगा या वो स्मोकिंग ही करेंगे या उनको डायबिटीज भी होगा, अगर कुछ भी नहीं है तो एजिंग में भी अपने आप होता है, मोटापा तो है ही। अब आ रहे हैं अपन आखिरी स्लाइड पे, ठीक है। आखिरी स्लाइड जो है वो है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या बाबा कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, अब मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ये जो पूरा मैंने फिनोमिना बताया कि एंडोथीलियल इंजुरी होना, वहां पे प्लेटिलेट्स का जमा हो जाना, जमा होने की वजह से वहां पे प्लाक बन जाता है। प्लाक मतलब एक ब्लॉकेज, प्लाक मतलब एक ब्लॉकेज बन जाता है। क्यों ब्लॉकेज हुआ कि वहां पे एंडोथीलियल इंजुरी हुई, वहां पे प्लेटिलेट जमा हुए, उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल भी जमा हो गया है ना, और बॉडी क्या उसको मतलब बहुत सारी चीजें मॉलिक्यूलर लेवल पे करती है, अल्टीमेटली कोरोनरी आर्टरी हो गई ब्लॉक। अब दिक्कत क्या है कि कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो गई तो ये बेचारी जहां ब्लड लेकर के जा रही थी ना वो ब्लॉक, वहां पे ब्लड ही नहीं जा रहा, तो हार्ट का उतना हिस्सा डेड हो जाता है, और उसके डेड हार्ट के हिस्से को, जो हार्ट का हिस्सा डेड हो जाएगा ना, क्योंकि ये आर्टरी जहां पे भी ब्लड सप्लाई कर रही है, जैसे कि देखो ये हेल्दी कोरोनरी आर्टरी है, ये नैरोड कोरोनरी आर्टरी है जहां पे प्लाक बन चुका है, एथ्रोस्क्लेरोसिस बोलते हैं इसको, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? एथ्रोस्क्लेरोसिस। जो मैंने बताया ना कि एंडोथीलियल इंजुरी हुई, वहां पे प्लेटिलेट्स बहुत सारे जमा हो गए और 10-15 साल तक जमा होते गए, तो वो प्लेटिलेट्स होंगे प्लस उसमें कोलेस्ट्रॉल का मिक्सचर, एक मतलब एक शानदार खिचड़ी बनती है वहां पे, ठीक है। यही खिचड़ी दिख रही है आप लोग, जो तुम लोग देख पा रहे हो ना, ये लाइट क्रीम कलर की है, वही खिचड़ी है जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ओवर द पीरियड जहां पे इंजुरी होती है उसी जगह होगा, जहां पे एंडोथीलियल इंजुरी हुई वहीं पे होगा। अब ये खिचड़ी जमा होती जाएगी, इसको बोलते हैं प्लाक या एथ्रोस्क्लेरोसिस की कंडीशन, एथ्रोस्क्लेरोसिस, ठीक है। और ये ब्लड वेसल हो गई ब्लॉक। अब ये जहां सप्लाई कर रही थी वहां पे हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है। जब भी हमारे किसी टिश्यू को जहां पे ब्लड की आवश्यकता उसको ब्लड रुक जाता है तो वहां पे इन्फार्क्शन हो जाता है। इन्फार्क्शन मतलब उतने सेल्स डेड हो जाते हैं। इन्फार्क्शन हम कई जगह देखते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के केस में हमारे लंग्स में इन्फार्क्शन आ जाता है। जो हमारा गैंग्रीन का केस है, मतलब पेरिफेरल एम्बोलिज्म या फिर सिस्टेमिक एम्बोलिज्म में हमारा जो अंगूठा है गैंग्रीन वालों का, वो बेसिकली इन्फार्क्शन हो जाता है। जो स्ट्रोक का पेशेंट होता है उसको ब्रेन के अंदर एक एरिया डेड हो जाता है, वहां पे भी यही इसी टाइप का कुछ मैकेनिज्म होता है, ब्लॉकेज आ जाता है और इन्फेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो आर्टरी है जिसमें ये प्लाक दिख रहा है, एथ्रोस्क्लेरोटिक आर्टरी जो है जिसके अंदर ये ब्लॉकेज आ गया, अब ये जहां ब्लड सप्लाई कर रही है वहां ब्लड नहीं पहुंचेगा, सीधी सी बात है। जब वो ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हार्ट का उतना एरिया डेड हो जाएगा। इसी को कहते हैं मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या MI। लोगों से पूछो अटैक आ गया, अटैक क्या है? हाँ भाई, अटैक जो है वो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ही होता है, पर अटैक के लिए टर्मिनोलॉजी दूसरी है, उसको कहते हैं कार्डियक अरेस्ट हो जाना, कार्डियक अरेस्ट या फिर एट्रियल फिब्रिलेशन। आगे बताऊंगा अगले वीडियो के अंदर, ये बड़े प्रो लेवल के टॉपिक है, ये बेसिक है। बेसिक चालू यहीं से होता है कि ब्लॉकेज हुआ, जहां पे मसल जो कार्डियक मसल को ब्लड जा रहा था तो ब्लड नहीं पहुंच पाया, फलस्वरूप उतना हार्ट का एरिया डेड हो गया, और इसी चीज को हम बोलते हैं इन्फार्क्शन हो जाना। और कहां हुआ इन्फार्क्शन?
इंफाक्शन कार्डियक मसल में, तो इसलिए मायोकार्डियल इंफाक्शन MI जिसको बोलते हैं, MI का पेशेंट हो जाएगा। कोरोनरी आर्टरी डिजीज और कुछ नहीं है, ब्लॉकेज होने की वजह से जब हार्ट का एक छोटा एरिया डेड हो जाता है उसी को हम मायोकार्डियल इंफाक्शन बोलते हैं। और मायोकार्डियल इंफाक्शन अटैक नहीं होता है, मायोकार्डियल इंफाक्शन के साथ आदमी बहुत लंबे समय तक चलता है। वो तो जब अति हो जाती है कि वो एरिया इतना डेड हो गया है कि वो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और कार्डियक पंपिंग में काम नहीं कर रहा, तब जाके कोई इस आदमी को अटैक आएगा। तो ये होता है कोरोनरी। और ये सबके सब चीजें सेम है, ये सबके नाम मतलब एक ही है कि अगर तुमसे कोई कह रहा है कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो कार्यक्रम यही है, एंडोथीलियम इंजुरी कोलेस्ट्रॉल की वजह से, है ना। एक और बहुत अच्छा डायग्राम दिख रहा है, यहाँ देख लो, ये देख रहे हो आप, इस तरह से होता है। यहाँ पे और यहाँ पे एंडोथीलियम इंजुरी हुई थी, किधर हुई थी, ये इस पॉइंट पे एंडोथीलियम में चोट लगी थी। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिपोजिशन ऑफ प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स के बाद कोलेस्ट्रॉल, लिपिड और ये सारी कचरपट्टी 10-20 साल में जब बन जाती है ना, तो इस तरह का ब्लॉकेज होता है। तो अब मेरी बात समझ गए ना, ये क्या है कहानी। तो ये जो चीज है, ये सेम 4-5 चीजों का एक ही मतलब है कि अगर तुमसे बोलेगा कोई कोरोनरी आर्टरी डिजीज तो यही है कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कोई तुमसे बोलेगा कार्डियोवास्कुलर डिजीज तो यही है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोई तुमसे बोलेगा हार्ट में ब्लॉकेज आ गया तो यही है वो हार्ट जिसमें ब्लॉकेज आ गया। अगर कोई तुमसे बोलेगा मायोकार्डियल इंफाक्शन तो मायोकार्डियल इंफाक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कार्डियक और कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज। समझ रहे हो ना कि जब कोरोनरी आर्टरी के अंदर डिजीज हो जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज मतलब कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज मतलब हार्ट का एक एरिया जहां पे ये आर्टरी सप्लाई कर रही है वो डेड हो जाएगा और उसको मायोकार्डियल इंफाक्शन बोल। तो अब तुम पूछोगे कि एग्जैक्टली मायोकार्डियल इंफाक्शन में और कोरोनरी आर्टरी में डिजीज क्या है, तो वो रिलेशनशिप क्या है, सॉरी डिजीज क्या है नहीं, रिलेशनशिप क्या है, वो ये है कि मायोकार्डियल इंफाक्शन इज द रिजल्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज या फिर कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज की वजह से मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है। और मायोकार्डियल इंफाक्शन कई साल तक पेशेंट के हार्ट पे रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। बट जब इसका घड़ा बढ़ जाता है, ये एरिया बड़ा होता जाता है हार्ट के डेड होने का, जब सब्सटेंशियली मायोकार्डियल इंफाक्शन बड़ा हो जाएगा उस दिन इस आदमी को हार्ट अटैक आ जाएगा। और इसकी अगर किस्मत बहुत ही बढ़िया और उम्दा है तो शायद ये हॉस्पिटल जाते जाते तक जिंदा रहे और इसको वहां पे रिसेसिटेट कर लिया जाए। और अगर इनकी खराब किस्मत रही तो हम कई बार सुनते हैं हमारे मोहल्ले में, हमारे परिवार में कि वो तो बाथरूम गए थे, बाथरूम में बैठे बैठे अटैक आ गया और वहीं पे एक्सपायर हो गए, फिर हमने बाथरूम का दरवाजा तोड़ा, उनको वहां से निकाला और हॉस्पिटल लेके गए तो वहां पे कहानी ये पता चली कि ब्रॉड डेड, इनको तो अटैक आया और फुल एंड फाइनल चैप्टर खत्म। तो ये होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब मैं इस बात को समझ रहा हूं कि आप लोग प्रॉपरली इस बात को समझ गए हैं, ये सारे एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे एक जो लाइन रिपीट करने योग्य है बार बार वो ये है कि इनका फर्क समझ में आना चाहिए। अब जैसा कि आपने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा, मैंने लगभग 12 या 13 टर्मिनोलॉजी आपको बताई थी, है ना। उन 13 टर्मिनोलॉजी में से 4 से 5 टर्मिनोलॉजी इसी वीडियो में क्लियर हो गई। मायोकार्डियल इंफाक्शन जो होता है दैट इज द रिजल्ट ऑफ द कोरोनरी आर्टरी डिजीज या कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये सब सेम है। मतलब कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होना या फिर रोजमर्रा की भाषा में बोलें तो ब्लॉकेज होना, ये 4 चीजें एक ही चीज की बात है कि ब्लड वेसल्स की इंजुरी हुई है कोरोनरी आर्टरी की एक पेशेंट के हार्ट के अंदर। कोई भी कोरोनरी आर्टरी हो सकती है, लेफ्ट हो सकती है, राइट हो सकती है, सर्कम्प्लेक्स आर्टरी हो सकती है, ब्रांच हो सकती है, और वहां पे इंजुरी हुई, एंडोथीलियल इंजुरी हुई। एंडोथीलियल इंजुरी जब हुई तो वहां पे प्लेटिलेट एग्रीगेट हुए और प्लेटिलेट ने उस जगह, इंजुरी वाली जगह को हील करने की कोशिश करा। प्लेटिलेट के पीछे पीछे कोलेस्ट्रॉल भी चिपक गया, कोलेस्ट्रॉल चिपक गया और अल्टीमेटली 15 साल के अंदर जो वो लीसन इतना सा था वो इतना बड़ा हो गया कि वो ब्लॉकेज उसने वहां पे कर दिया 90%। जब ये यहाँ पे जहाँ पे ब्लड जा रहा है, ये ब्लड जहाँ पे जा रहा है इस आर्टरी के थ्रू, वहां पे अल्टीमेटली ब्लॉकेज हो गया तो ब्लड नहीं पहुंचेगा, वो हार्ट का एरिया डेड हो जाएगा। जब वो हार्ट का एरिया डेड होगा तो वहां पे MI हो गया। MI मतलब मायोकार्डियल इंफाक्शन, ठीक है। और जब वहां पे MI हो गया और MI भी कई सालों तक वहां पे साइलेंटली पड़ा है, पेशेंट को कुछ नहीं पता है क्या चल रहा है, और जब MI का एरिया और बड़ा होगा, इंफाक्शन मतलब हार्ट का डेड एरिया वॉल में और बड़ा होगा, तो अल्टीमेटली इनको अटैक आ जाएगा, है ना। तो अगर क्रोनोलॉजी समझो तो पहले होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज होगा या फिर कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज होगा पहले नंबर से। इससे क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट होगा मायोकार्डियल
मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हार्ट का वो एरिया डेड हो गया, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन का अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हार्ट अटैक के रूप में या फिर कार्डियक अरेस्ट या एट्रियल फिब्रिलेशन के रूप में। तो ये है पूरी कहानी, ठीक है। अब आते हैं हम सीधे सीधे इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। एलोपैथी में तो आप जानते हो कि वो स्टंटिंग वगैरह करनी पड़ती है ना, तो वो सब रहता है। उसके बारे में क्या बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, आपको सबको पता है कि जब बहुत कम ब्लॉकेज होता है तो ये लोग स्टंट, पहले तो अगर बहुत ही कम ब्लॉकेज है, हल्का फुल्का एरिया में इन्फेक्शन हुआ है, तो एलोपैथी के अंदर खून पतला करने की दवाएं दी जाती है, ब्लड थिनर्स दिए जाते हैं कि खून पतला हो जाए तो कम से कम क्या है वहां से ब्लड पास होने लगेगा। और खून पतला करने की दवाओं से क्या जो ब्लॉकेज का एरिया है वहां पे भी जो प्लेटिलेट्स वगैरह डिजोल्व हो जाए तो थोड़ा बहुत रीपरफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो कई मर्तबा हल्के फुल्के ब्लॉकेज विथ हल्का फुल्का एमआई के साथ सिर्फ दवाओं से ही पेशेंट स्टेबल हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता। थोड़ा ज्यादा ब्लॉकेज है तो ज्यादा ब्लॉकेज है तो उसके अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, इस पेशेंट के अंदर, इसके अंदर हमको एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी कि जिस जगह पे ब्लॉकेज है ना उस जगह के ऊपर स्टंट डाल के उसको खोलना पड़ेगा। और अल्टीमेटली अगर बहुत ही ज्यादा ब्लॉकेज है, मतलब अति हो चुकी है, 99, 97%, 98%, 100% की बातें चल रही हैं, तो हमको बाईपास करना पड़ता है। व्हाट इज बाईपास? कोरोनरी आर्टरी के जिस पैच के अंदर ब्लॉकेज है उसके पहले और उसके बाद में पैर से एक नस काटते हैं, तो कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लॉकेज का एरिया है उससे पहले उसको वहां पे सिल दिया जाता है और उसको बाईपास करके उसको आगे कनेक्ट कर दिया जाता है उसी आर्टरी, मतलब ये ब्लॉक्ड एरिया को कार्डियक बाईपास कर देते हैं। इसको कहते हैं बाईपास। लोग बाईपास का मतलब पता है क्या सोचते हैं? मैंने पूछा एक अंकल से बाईपास का मतलब क्या होता है, बोले बाईपास मतलब डॉक्टर साहब यहाँ से छाती खोल के जब ऑपरेशन होता है उसको बाईपास बोलते हैं। मैं बोला आपको ऐसा क्यों लगता है? बोले नहीं, वो छाती को ऐसे फाड़ते हैं ना, यहाँ से पूरी हड्डियां तोड़ते हैं, खोलते हैं। बाईपास का मतलब वो नहीं है। बाईपास का मतलब है कि कोरोनरी आर्टरी जिस जगह पे ब्लॉक्ड है, जो आगे ब्लड नहीं जा पा रहा है बिल्कुल, उसको काट देते हैं और बीच से काट के एक नई आर्टरी उसके अंदर जोड़ देते हैं और ये जो ब्लॉक्ड हिस्सा है इसको हटा दिया जाता है। इसको कहते हैं बाईपास। बाईपास होता है कि अपन जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो शहर के अंदर ब्लॉकेज है, शहर के अंदर ट्रैफिक है और शहर का प्रशासन नहीं चाहता कि बाहर की हाईवे की गाड़ियां भी शहर में आए, क्योंकि शहर में तो ऑलरेडी ट्रैफिक है। तो वो क्या करता है, बाईपास निकालता है। बाईपास शहर के जस्ट पहले से कट जाता है और आपको बढ़िया फ्रीली उस पूरे शहर को पार करके आपको आगे उसी रास्ते पे लगा देता है। तो इसी तरह से बाईपास होता है। अब आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे। The two most important medicines indicated in the case of the myocardial infarction are, अब यहाँ पे समझ लो कि अब लोगों के अंदर बड़ी बदतमीजी है, खासकर जो लोग वीडियो देख करके YouTube पे खुद का इलाज करते हैं। तो डिस्क्लेमर ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में था एक ब्लैक कलर की स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे भी मैं बता दे रहा हूँ, ये जो वीडियो है ये सिर्फ डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, डेली रूटीन पे हैवी प्रैक्टिस करने वाले जो हैवी ड्राइवर होम्योपैथिक डॉक्टर हैं उसके लिए, उनको एजुकेट करने के लिए वीडियो बन रहा है। मेरा कोई भी एक कौड़ी का लेना देना नहीं है किसी भी कार्डियक पेशेंट्स के लिए। आम आदमी के लिए वीडियो नहीं है, आम कार्डियक हार्ट पेशेंट के लिए वीडियो नहीं है, पहली चीज समझ लेना। और दूसरी चीज, अगर इस वीडियो को देख करके किसने अपने मन से अपना इलाज करने की कोशिश करी कि मेरे को ब्लॉकेज है, डॉक्टर साहब ने दवा खाई है, मैं खा लूं और थोड़ा ठीक हो जाऊं, और धोखे से वो मर मुरा गया, तो इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं उसकी डेथ के लिए। ये बात याद रख लेना। ये डिस्क्लेमर है, मैं चिल्ला के हर वीडियो में बोलता हूं, यहां पे भी बोल रहा हूं कि इस वीडियो में बताई गई दवाएं सिर्फ डॉक्टर्स की जानकारी के लिए, उनको एजुकेट करने के पर्पस के लिए हैं। अगर कोई आम पेशेंट ये मेडिसिन खाता है बिना किसी डॉक्टर के सुपरविजन के, अपने मन से, अपनी हार्ट डिजीज के अंदर, और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं किसी भी मैनर में। द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इंडिकेटेड इन द केस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज आर, सबसे पहले आपको जान के आश्चर्य होगा, ये पिछले वीडियो में भी मैंने बोली थी जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म पे था, दैट इज एपिस मेलिफिका। जी हाँ, एपिस की जब भी बात होती है तो एपिस को लेकर हमको 4-6 चीजें ही याद आती हैं। एपिस मतलब पीसीओडी, एलर्जी, अर्टिकेरिया, पित्ती उछल जाना, नेटल रैश हो जाना, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, अमेनोरिया, यही सब याद आता है। बट बहुत कम होम्योपैथी ये बात जानते हैं कि एपिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थ्रोम्बोटिक रेमेडी पर एक्सीलेंस। थ्रोम्बोसिस हो जाना, आर्टरी के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाना, थ्रोम्बोटिक फिनोमिना होना, और ये सब की एपिस बड़ी इंपॉर्टेंट दवा है। इन द सेम मैनर ये यहाँ पे भी एपिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर द कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज द अमोनियम कार्ब। जी हाँ दोस्तों, अमोनियम कार्ब इन द 30 पोटेंसी। इन दोनों से आपको अपने, अब
आगे भी आ रहा हूं, ये अब इस पार्ट से ढंग से सुन लेना, ठीक है? डॉक्टर्स भी ढंग से सुन लेंगे इसको। आपको अपने पेशेंट को 4-4 गोली दिन भर में 2 से 3 बार देना है 1 महीने के लिए। अब आप करोगे किस पेशेंट का ट्रीटमेंट, आप किस पेशेंट का इलाज करोगे? मुद्दे की बात तो यह है ना, बिल्कुल। तो जो हल्का फुल्का एमआई हुआ है, एमआई की जस्ट स्टार्टिंग हुई है, किसी न किसी के कारण से बिल्ली के भाग से छींका टूटा, पेशेंट का कुछ जांच हुआ, उसमें पकड़ में आ गया, ठीक है? डॉक्टर ने भी छोड़ दिया इसको डॉक्टर ने ना इसकी एंजियोप्लास्टी करी, ना डॉक्टर ने बोला बाईपास, डॉक्टर ने ब्लड थिन करने की दवाएं दे दी, इसको इकोस्प्रिन वगैरह पकड़ा दी, बोले घर जाओ, बीपी कंट्रोल रखो, नमक कम खाओ और एक्सरसाइज करो, ये ठीक हो जाएगा। आपको ऐसे केस में ही बीच में आना है, ठीक है? या फिर आप उस केस में बीच में आ सकते हो जहां पे एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, पेशेंट नो मैंस लैंड में है, बिल्कुल नो मैंस लैंड में है। पर अगर किसी का बाईपास हो चुका है, वो आपसे बोल रहा है साहब मेरा 15 साल पहले बाईपास हो गया, तो इन दैट केस दैट पर्सन डू नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट, क्योंकि पहले उसके अंदर कुदरती जो आर्टरी थी, उसकी कोरोनरी आर्टरी थी, वो 3 mm की थी। अब उसके पैर से 8 mm की आर्टरी निकाल के बाईपास कर दिया गया, तो उसको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो? चाय चढ़ा दो, है ना? तो द 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन ये है, अमोनियम कार्ब 30 और एपिस मेलिफिका 30। 4-4 गोली 3 बार देंगे मिनिमम 1 महीने के लिए, और 1 महीने के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, इस बात की शर्तिया गारंटी है। अगर पेशेंट की किस्मत इतनी झंड नहीं है तो थोड़ी बहुत अच्छी किस्मत फेवर में होना चाहिए कार्डियक पेशेंट के, कि वो समय रहते एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर जो अच्छा नॉलेज रखता है, अच्छी मेडिसिन जानता है, उसके पास पहुंच जाए। और अगर ये रिजल्ट मिलते हैं, जो कि मिलेंगे, कैसे पता लगेंगे रिजल्ट? जब भी एमआई का केस होता है, मतलब मैं जब भी कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलूंगा, ब्लॉकेज की बात करूंगा, तो तुम्हारे दिमाग में सीधे से पैदा होना चाहिए ये कि इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया है ना, इसका हार्ट का एक हिस्सा डेड है, तो इस आदमी की कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी काम करने की। ये बहुत स्ट्रेस नहीं ले सकता, ये वजन नहीं उठा सकता, ये दौड़ नहीं सकता, ये हाँफ जाएगा, इसकी कार्डियक रिस्ट्रिक्शन हो गया इसको। क्यों? क्योंकि इसके कार्डियक हार्ट का एक एरिया डेड हो गया। जब आप ये इलाज करोगे और आप ये देखोगे कि 1 महीने के अंदर ही आपको आके बताएगा, नहीं सर अब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ी है, अब मैं दौड़ के ट्रेन भी पकड़ लेता हूं, अब मैं साइकिलिंग भी कर लेता हूं, अब तो मैंने जिम भी ज्वाइन कर ली सर जी, मैं काफी वर्कआउट कर लेता हूं। तो जब उसकी हार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी ना, उससे हमको ये चीज पता लग जाएगी कि नहीं भैया इसका ब्लॉकेज कहीं ना कहीं, ब्लॉकेज भी नॉर्मलाइज हो रहा है, और ब्लॉकेज की वजह से जो एरिया डेड हो गया ना कार्डियक, कहीं ना कहीं वहां पे भी रीवस्कुलराइजेशन हो रहा है। तो बस ये ट्रीटमेंट को 4 से 5 महीने और कंटिन्यू करेगा, एंड द पेशेंट विल बी द एंटायरली फाइन फॉर एटलीस्ट आने वाले 10 से 15 साल के लिए। उसके बाद का नहीं पता, क्योंकि हार्ट डिजीज के गुण हैं ऑलरेडी, हर आदमी को एज के साथ हार्ट का ब्लॉकेज होता है। अगर तुम ये पेशेंट को बोल रहे हो कि मैं तेरा इलाज कर रहा हूं, तेरे को अब कभी ब्लॉकेज नहीं होगा, तो तुमसे मूर्ख डॉक्टर दुनिया में दिया लेके ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उम्र के साथ सबकी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होता है, एक नॉर्मल प्रक्रिया है, ये एजिंग का प्रोसेस है ना। बट ये पेशेंट एटलीस्ट आगे 10-15 साल के लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा इस चीज से। तो ये था एक लंबा सा वीडियो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के ऊपर, और ये कार्डियक श्रृंखला का तीसरा वीडियो है। इसी श्रृंखला के आगे आने वाले वीडियो के अंदर और इस हफ्ते में होने वाले 3 लाइव स्ट्रीम Q&A सेशन के अंदर आप सबसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।